नमस्कार मित्रों, मैं विजय त्रिवेदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर। आपको पता ही है, आपको जानकारी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल पूरे कर रहा है। 2 अक्टूबर को इस बार विजयादशमी पर उनके 100 साल पूरे हो जाएंगे और उसके साथ ही शुरू होगा शताब्दी वर्ष। और अभी जोधपुर में आज अभी बैठक खत्म हुई है, संघ की समन्वय बैठक, जो 3 दिन चली संघ। लेकिन संघ जो है 100 साल से समाज में काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, विचारधारा को लेकर काम कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को हमेशा संघ एक रहस्यमय संगठन के तौर पर लगता है। बहुत सारे लोग नहीं समझते कि संघ क्या है, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, क्या उसकी विचारधारा है, क्या वो राष्ट्रवादी संगठन है, क्या वो सामाजिक संगठन है, क्या वो राजनीतिक संगठन है। और ये भी बड़ी बात है कि 100 साल तक कोई संगठन न केवल बचे बल्कि मजबूती से आगे बढ़ता जाए, और उसमें भी वो संगठन जिस पर 3-3 बार प्रतिबंध लगा हो, विचारधारा को लेकर, हिंदू विचारधारा को लेकर देश में और दुनिया भर के और देशों में वो अपने विचार फैला रहा है, विचारों पर बात कर रहा है। तो संघ के, आरएसएस के इस मायाजाल को समझने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, दिलीप देवधर साहब, जो 60 साल से लगातार संघ से जुड़े हुए हैं। संघ के यदि आद्य सरसंघचालक साहब को छोड़ दें, हेडगेवार साहब, तो उसके बाद लगातार वो सभी सरसंघचालक के साथ और संघ की हर गतिविधि के साथ न केवल जुड़े हुए हैं, उनकी पैनी नजर भी रहती है। तो मायाजाल को समझने के लिए देवधर साहब से ज्यादा बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मायाजाल में घुस तो गए हैं, अब निकालना सुलझाना आपका काम है। क्या है ये मायाजाल? ये संघ एक मायाजाल, यह प्रोग्राम शताब्दी के उपलक्ष्य में आपने ऑर्गेनाइज किया है। तो सर्वप्रथम ये शब्द के लिए और ये प्रोग्राम के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। अब संघ को मायाजाल बोलना ये दो दृष्टि से परफेक्ट है। माया का मतलब वैदिक फिलॉसफी में, इंडियन फिलॉसफी में, हिंदू फिलॉसफी में, एग्रीकल्चरल फिलॉसफी में, एंशियंट इंडिया की फिलॉसफी में आप अलग अलग शब्द यूज कर सकते हैं। उसमें ब्रह्म और माया नाम की बहुत पुरानी कंसेप्ट है, और ब्रह्म माया कंसेप्ट ये भारतीयों की विशेषता है। तो ये ब्रह्म माया का पहले अर्थ हम ध्यान में ले। कुछ लोगों को माया यानी मायावी या भ्रममूलक लगता है, किंतु माया का मतलब भ्रममूलक या मायावी नहीं। माया का मतलब परिवर्तनीय, नॉन स्टॉप बदलने वाली, आपको दिख रही वैसी नहीं, क्योंकि वो हर क्षण बदलती है। यानी माया का अगर वर्णन करना है तो आप जब कैलिडोस्कोप देखते हो तो कैलिडोस्कोप में जो कांच के पीसेस होते हैं वो तो लिमिटेड है, किंतु हर समय आपको नया पिक्चर दिखता है, नया पैटर्न दिखता है। तो माया का मतलब भ्रममूलक या झूठा या मायावी नहीं। तो भारतीय सभ्यता में माया का मतलब है परिवर्तनीय, चेंजिंग, और ब्रह्म का मतलब है चैतन्य। मॉडर्न परिभाषा में अगर फिजिक्स की बात करना है तो ब्रह्म यानी एनर्जी या कॉन्शियसनेस या चैतन्य ही बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, किंतु एनर्जी और सजीव निर्जीव दो टाइप अपने यहाँ होते हैं। तो भारतीय जीवन पद्धति में सजीव निर्जीव को एक ही देखा जाता है, दोनों में चैतन्य समझा जाता है। तो माया का मतलब बदलने वाला, और जो चैतन्य है, ब्रह्म है, वो फिक्स है, वो अविनाशी है, और माया हर क्षण बदलती है। और जाल का जो मतलब है, अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या थर्ड वेव या नॉलेज इरा में आ गए। जाल का मतलब है नेटवर्क, वेब। जाल का मतलब है एक हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड वाइड सिस्टम, नेटवर्क की सिस्टम।
ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम। तो मायाजाल का मतलब संघ के लिए अगर लगाना है तो हर क्षण बदलने बदल वाली पद्धति। तो संघ को 100 साल का अगर संघ का अप्रोच देखा या भारतीय हिंदू इंडियन समाज की फिलॉसफी विश्व के बारे में, सृष्टि के बारे में अगर देखी तो यह दुनिया माया है और उसके अंतर्गत चैतन्य है। तो सर लेकिन इसमें संघ का चैतन्य और संघ का स्वरूप, यह दो एंगल से हम देख सकते हैं। तो मायाजाल यह शब्द बहुत ही अप्रोप्रिएट, परफेक्ट है। इसमें प्राचीन और नया का एक संगम है। सर लेकिन दोनों शब्द कंट्राडिक्शन में लगते हैं यदि कोई कम समझदार आदमी हो कि जब ब्रह्म की बात कर रहे हैं, चैतन्य की, और माया का मतलब कर रहे हैं बदलने की, और आप उन दोनों को जोड़ रहे हैं। और सरसंघ चालक अक्सर कहते हैं कि संघ को समझना है तो संघ के अंदर आ जाइए, बिना संघ में आए संघ को समझना मुश्किल है। अब या तो ये एक एक्सरसाइज हो सकती है कि सरसंघ चालक की भैया सभी संघ के लोग हो जाए, स्वयंसेवक हो जाए बाहर से। अभी तो हम दुनिया को खिड़की से देखते हैं ना, तो ये खिड़की नहीं, से कैसे इस माया जाल का जो भ्रम है वो खत्म किया जाए। इतने सारे भ्रम है हमारे साथ, खासतौर से एक संघ कि भी ये सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है। अब मैं यह वाक्य से, सरसंघ चालक जी के वाक्य से सहमत नहीं कि आपको संघ समझने के लिए संघ के अंदर आने की आवश्यकता है। ये मॉडर्न वर्ल्ड में हमको सूर्य समझने के लिए, चंद्रमा समझने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है। या अगर एखादा पेशेंट बोले कि ये मेरा पेट है, फैक्ट है, मेरे पेट की ये प्रॉब्लम है, फैक्ट है, किंतु मेरे पेट में ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सिम्टम पेशेंट डॉक्टर को, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोल बता सकता है। किंतु जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसको समझता है कि अपेंडिक्स की केस है या अल्सर की केस है एक पे पूछने की या, जरूरत नहीं है उसको। हाँ। तो इसका मतलब संघ के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। जो सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं, आज का ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान इतना विकसित हुआ है कि आप दूर से भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते, अच्छा विश्लेषण दे सकते और साइंटिफिक आंसर मिलता है। तो सरसंघ चालक जी का संघ अंदर से ही समझेगा ये विषय, ये अप्रोच मुझे मंजूर नहीं। एक बात फैक्ट है कि कोई भी चीज अगर अनुभव आता है, नजदीक से देखेंगे तो ज्यादा अच्छी समझेगी, यहां तक ये पॉइंट बराबर है। जी किंतु समझेगा ही नहीं, ये पॉइंट गलत है। और अंदर आने के बाद में भी संघ इतना विशाल है। एखादा जो हाथी की कहानी सबको पता है कि अंधे पंचतत्व। और हाथी, या अगर अंधों के सामने हाथी आता है तो उनको हाथी दिखता नहीं, समझता नहीं। और हाथी अगर, पृथ्वी इतना, ब्रह्मांड इतना विशाल है तो जिनको आंखें हैं वो भी ब्रह्मांड को देख नहीं सकते, उनको भी ब्रह्मांड टुकड़ों में दिखेगा। तो जी कहने का पॉइंट इतना ही कि संघ साइंटिफिकली अलग अलग ढंग से, बहुत मार्गों से समझा जा सकता है। और आपका जो क्वेश्चन है कि संघ के बारे में गलत फहमियां काफी है, ये सच है। इसकी जिम्मेदारी संघ को ही जाती है। उसका एक पहला उदाहरण, पहला पॉइंट, कि 100 साल में संघ ने खुद की जानकारी बहुत कम दी। जब हम 47 तक गुलाम थे तो गुलाम होने की वजह से संघ की जानकारी देना संघ के हित में नहीं था, ये सच्चाई है। जी किंतु स्वतंत्र भारत में संघ की जानकारी अगर ज्यादा मिलती और ज्यादा देते तो अच्छा होता। किंतु दुर्भाग्य से एक चीज हुई है, देश स्वतंत्र होने के बाद में 3 महीने में पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 47 में डिक्लेयर कर दिया, आई विल क्रश आरएसएस। तो आरएसएस के लिए स्वतंत्र भारत में एक थ्रेट क्रिएट हो गई। और 48 में 30 जनवरी को गांधी जी के हत्या का कैपिटल करते हुए फरवरी में संघ को बैन किया गया। उसके बाद में इस समय तक 3 टाइम बैन हुआ। तो बैन होने की वजह से संघ फिर से ट्रांसपेरेंट होना
और रियल स्वरूप दिखाना, इसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट हुए। इसीलिए संघ के बारे में लोगों को कम जानकारी है, ये सच है। मेरी जो पढ़ाई की जानकारी है, तो आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं। ये संघ पॉलिटिकल पार्टी है क्या? जी। इसका जवाब है, संघ परिवार में पॉलिटिकल पार्टी 32 में एक प्रमुख संगठन है। और परिवार अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का संघ का वो अंग है, तो संघ पॉलिटिकल भी है। अब संघ का सरकार से क्या संबंध? अब संघ की पॉलिटिकल पार्टी पहले की जनसंघ, फिर जनता पार्टी, अब भाजपा, ये सरकार चलाती है। तो स्वयंसेवक जब सरकार में है, बीजेपी का नियंत्रण है, तो संघ का बीजेपी से जो संपर्क है, तो संघ का संबंध सरकार से भी है। अब 32 संगठनों का, जिनका अभी ये 3 दिन से आज का आखिरी का दिन है, समन्वय चालू है। तो ये 32 संगठना भारतीय मानवीय जीवन के 32 अंग को टच करती है। इसका मतलब समाज में जो जो एक्टिविटी होती है, वहां संघ परिवार की संगठना है। तो संघ एज ए होल देखा जाए, तो संघ कम से कम 32 मुखी, मैं तो 100 मुखी बोलूंगा, संघ कम से कम 32 मुखी संगठना है। यानी संघ ये नहीं है वो नहीं है के बजाय संघ सब ये भी है वो भी है, यह बोलना ज्यादा साइंटिफिक होगा। तो सर, इस सवाल को यदि आगे बढ़ाएं, आपने कहा कि राजनीतिक है, क्योंकि राजनीतिक अंग है, भारतीय जनता पार्टी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी है और सरकार में भी है। तो इसको क्या ऐसे कहा जा सकता है कि संघ जो है विदाउट अकाउंटेबिलिटी एंजॉइंग द पावर? एक मिनट, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रेज किया हुआ है। अगर हम यूपीए के 10 साल देखें, तो मनमोहन सिंह पंतप्रधान थे, किंतु मनमोहन सिंह पावरलेस थे और सोनिया जी उनको पूरा कंट्रोल कर रही थी। तो ठीक है। सोनिया जी ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी। अब हम शिवसेना जैसी संगठनों की बात करें, तो वो तो रिमोट कंट्रोल में ही चलती है। जी। इस पार्श्वभूमि में अगर संघों को देखा जाए, तो भाजपा संगठना संघ नियंत्रित है, थी, ये सच्चाई है। किंतु भाजपा नियंत्रित पॉलिटिकल पार्टी नियंत्रित जो सरकार है, वो सरकार संघ मुक्त है। यानी सरकार के गवर्नेंस में, सरकार की डिसीजन मेकिंग में, सरकार की कोई भी एक्टिविटी में आरएसएस का कंट्रोल नहीं। किंतु एक बात सच है कि बीजेपी को जब संघ इन्फ्लुएंस करता है, बीजेपी के पॉलिसीज को जब संघ शेप देता है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी, इसमें बीजेपी का पॉलिसी में संघ का संबंध आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और लोकशाही में हमने एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आते समय एक मैनिफेस्टो लेके आती है, और वो मैनिफेस्टो में उनकी कमिटमेंट होती है। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो मेकिंग में तो संघ परिवार है ही। यानी बीजेपी के विजन में संघ है, किंतु गवर्नेंस में, डिसीजन मेकिंग सरकार में संघ नहीं है। यह रियलिटी हमने ध्यान में रखना चाहिए। और प्रेजेंट पॉलिटिक्स के बारे में बोलना, विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने, तो तब से, यानी उस समय का गुजरात प्रांत सरकार और 2014 से भारत सरकार, ये 100% संघ मुक्त है। यह बीजेपी के संघ के मोदी जी के विरोधक भी एक्सेप्ट करेंगे। तो सर, ये यह कंट्राडिक्टरी नहीं है? सच्चाई हमने समझ लेना चाहिए। जी। नहीं, इसको फिर मैं विरोधाभासी या कंट्राडिक्टरी समझता हूँ कि आप कहें कि संघ का जो, जैसे सरकार भी कहती है, बीजेपी में भी लोग कहते हैं, संघ भी कहता है कि संघ का जो एजेंडा है वो सरकार चलाती है, ठीक है, और जो सरकार संघ चाहता है वो होता है। आपने पंत प्रधान का नाम लिया, नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी को तो प्रधानमंत्री संघ ने बनाया, मतलब उम्मीदवार।
ठीक है, और वो भी लाल कृष्ण आडवाणी के विरोध के बाद बनाया। तो कम से कम इतना तो मानिए कि संघ रिमोट कंट्रोल है इस सरकार का। टेलीविजन पे सारे प्रोग्राम आते हैं, लेकिन आप तय तो वो अपने रिमोट से तय करते हो ना कौन सा प्रोग्राम चलाना है। नहीं, अब रिमोट कंट्रोल की जो बात है, रिमोट कंट्रोल में बटन दबाने से रिमोट कंट्रोल जिसको कंट्रोल करता है उसकी ऑटोमेटिक एक्टिविटी होती है। वो हिसाब से मोदी जी या बीजेपी का सरकार या इवन बीजेपी आरएसएस के रिमोट में नहीं। इसका और एक छोटा सा रीजन दे रहा हूं, ये जी। 32 संगठनों का समूह है। तो आपका जो पहला पॉइंट था एंजॉइंग एसेट विदाउट लायबिलिटी, तो एक पॉइंट यही दूसरे एंगल से हमने देखना चाहिए। संघ जिम्मेदारी चलाने की संघ नहीं लेता, रिजल्ट की जिम्मेदारी संघ नहीं लेता, किंतु जो दिशा दर्शन है उसमें संघ निश्चित इन्वॉल्व है। इसीलिए मैं ये कहना पसंद करूंगा कि संघ इन्फ्लुएंस कर रहा है, बीजेपी के विजन में संघ का हिस्सा है, और लोकशाही में लोगों का हिस्सा होता ही है। संघ समाज का हिस्सा होने की वजह से समाज की डिमांड सरकार पर होना, इन्फ्लुएंस, उदाहरण के लिए ट्रेड यूनियन का इन्फ्लुएंस सरकार पर, लेबर मिनिस्ट्री पर, गवर्नमेंट पर होना, ये लोकशाही में अपेक्षित है। वहां गिव एंड टेक होता है, अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग सरकार को करनी पड़ती है, किंतु डिमांड तो ट्रेड यूनियन व्यक्त करती है, डिमांड विद्यार्थी संगठन व्यक्त करती है, डिमांड धार्मिक संगठनाएं व्यक्त करती है, किंतु डिमांड डिमांड आप करना अलग और जी डिसीजन मेकिंग सिर्फ सरकार का है। ये पॉइंट हमने ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम संघ को मायाजाल बोल रहे हैं तो एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, संघ का मायाजाल ये शब्द कैसा फिट होता है। तो आरएसएस जो नाम है, ये नाम भी 100 साल में, उसके पहले ये एक्टिविटी 1920 के पहले इनका नाम अलग था, ये एक्टिविटी का स्वयंसेवक शब्द कॉमन था। 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में वॉलेंटियर फोर्स हेडगेवार जी ने बनाया, उसमें स्वयंसेवक शब्द था किंतु आरएसएस नहीं था। और वो जो 1920 का कांग्रेस नागपुर अधिवेशन का नागपुर का अधिवेशन जो गणवेश है, है, हाँ, वो गणवेश 1942 तक वही आरएसएस में चल चला। यानी 1920 में स्वयंसेवक संस्था थी किंतु आरएसएस नहीं थी। अब आरएसएस का जन्म 1925 का बोला जाता है। उस समय स्वयंसेवक मंडली थी किंतु आरएसएस नाम नहीं था, तो आरएसएस का नाम 1926 को लिया गया। इसका किया हुआ। मतलब ये संगठन के नाम भी 3-4 टाइम ये एक्टिविटी के नाम बदले हैं। अब सिर्फ नाम नहीं बदले, इनके गणवेश 1920 जब संघ का जन्म नहीं हुआ, वो गणवेश 42 तक चला, फिर 42 में गणवेश बदला, संघ में क्या क्या 72 बदलाव में, हुआ जी, हाँ, संघ में क्या क्या 70, बदलाव हुआ इस पर हम चर्चा पूरी एक अलग प्रोग्राम में करेंगे, है ना। हाँ, अभी इस तो सवाल पर संघ का करेंगे इतना ही जी। माया में एक रेफरेंस देना पड़ेगा। संघ का गणवेश बदला, प्रार्थना बदली, प्रतिज्ञा बदली, सरसंघ चालक नॉनस्टॉप बदलते हैं। तो ये परिवर्तनीय पिक्चर है। इसमें एक माया का एक महत्व का पॉइंट बतलाता हूं। जो फाउंडर डॉक्टर हेडगेवार जी, जिन्होंने 1925 में संघ की स्थापना की, 1940 में उनका देहांत होने के बाद में, देहांत होने के पहले उन्होंने उनका उत्तराधिकारी चुन के रखा था, जिसका नाम था मासो गोलवलकर जी। ये उत्तराधिकारी डॉक्टर हेडगेवार का चॉइस था। और एक इंटरेस्टिंग सत्य आपको बतलाता हूं जो मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं है। हेडगेवार जी ने गोलवलकर जी का उत्तराधिकारी भी चूज करके रखा था, उसका उनका नाम था बाला साहब देवरस। तो एक संघ एक ऐसा मायाजाल है, ये मायाजाल में पहले 15 साल सरसंघ चालक हेडगेवार थे, बाद के 33 साल सरसंघ चालक गोलवलकर गुरु जी थे, और बाद के 22 साल बाला ये साहब देवरस सरसंघ चालक थे। तो 33 प्लस 22 प्लस 15, 70 साल हेडगेवार त्रयी ने इस संस्था को विकसित चलाया। किया हुआ है। तो ये सरसंघ चालक का
70 साल में 3 टाइम परिवर्तन होना, एक्चुअली 3 टाइम नहीं वो 4 टाइम है। बीच में जब हेडगेवार जी थे तो मुझे परिवर्तन क्या होता है, वो जब जंगल सत्याग्रह में कांग्रेस नेता करके इस पर हम करीबन लोग साल चर्चा भर जेल में करेंगे। थे, मेरा उस समय निवेदन ये है। परांज पीछे को उन्होंने सरसंघ चालक किया। जी यानी संघ का नेता भी 100 साल में ये 7वें सरसंघ चालक मोहन जी है। तो संघ जी में क्या नहीं बदला, तो संघ का नाम ही चेंज दाय नेम इज आरएसएस है। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले अंक में, लेकिन एक आखिरी सवाल फिर से मैं वहीं पर लाना चाहता हूं आपको। आपने कहा कि भारतीय मजदूर संघ या मतलब जो भी संगठन होते हैं, श्रमिक संगठन या और संगठन है, व्यापारिक संगठन, सरकार पर दबाव बना, वो मांग करते हैं। मांग और आदेश में फर्क होता है ना। संघ मांग और आदेश, और जैसे आपने सोनिया जी का जिक्र किया, बिल्कुल आपने ठीक बात बोली। तो आप सोनिया जी को जस्टिफाई कर रहे हैं या संघ को जस्टिफाई कर रहे नहीं, मैं जस्टिफाई किसको ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक सिस्टम का एक एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। फैक्ट है हैं? मतलब दोनों ठीक है कि आपके हिसाब से? नहीं, राइट या रॉन्ग के बजाय अब एक ध्यान में रखिए, सुदर्शन जी के जमाने में सुदर्शन जी ने सरप्लस ऑर्डर एंजॉय करते हुए प्राइम मिनिस्टर को के वर्किंग में इंटरफियर करने का प्रयत्न किया था। ये जी संघ की गलती थी। ये गलती की कीमत 2004 में संघ को देनी जी पड़ी। हाँ तो कहने का मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑटोनॉमी पर खड़ा है। अगर संघ की ऑर्डर जो एसेंशियल है, अगर सरप्लस ऑर्डर हुई तो वो धोखादायक होती है। ऑर्डर प्रॉपर रही तो तो सक्सेसफुल होता है। तो ये 32 मुखी संघ संगठना ये पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स पर चलती है, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। और बिल्कुल ये पॉलिसी ऑफ सबसे पैराडॉक्स का इम्पोर्टेंट। मतलब इसमें जी विरोधाभास तो होगा ही। जी विरोधाभास तो निसर्ग की विशेषता है, हिंदू भारतीय समाज की विशेषता है। हम यूनिफॉर्मिटी के लिए खड़े नहीं होते। तो संघ में विविधता रहेगी, किंतु ये समन्वय अगर ओवर कंट्रोल का हुआ तो सिस्टम फेल होगी। और ये समन्वय बौद्धिक स्तर का रहा, मैच्योरिटी का रहा, अंडरस्टैंडिंग का रहा तो सक्सेसफुल होगा। इस समय मोदी भागवत जोड़ी, इनका कोऑर्डिनेशन एक प्रैक्टिकल है, विथ मैच्योरिटी है। भागवत जी को पंतप्रधान नहीं बनने का और मोदी जी को सरसंघ चालक नहीं बनने का, ये जोड़ी सक्सेसफुल होने का रीजन मल्टीपोलर मैकेनिज्म में पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स विथ पावर कैपेसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग यूज किया जा रहा है, करके इनका सक्सेस है। चलिए, आज के लिए इतना ही। इस पर काफी चर्चा करेंगे हम लोग कि बहुत सारे, आपके पास तो इतना ज्ञान है संघ को लेकर, एक एक शब्द पर, एक एक घटना पर, एक एक सरसंघ चालक पर, तो उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप याद रखिएगा कि हर हफ्ते हम इस पर बात करेंगे संघ को लेकर, संघ के मायाजाल को। और मायाजाल को समझने में जितना बारीकी से देवधर साहब का एक्सपीरियंस है ना 60 साल का, वो आपके बहुत काम आएगा। और जैसे खुद उन्होंने कहा कि संघ के अंदर जाना नहीं चाहते आप, तो यहाँ पर समझ सकते हैं संघ को। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार।